Hello everyone and welcome back to your own income tax class। आज की क्लास में बड़ी यूनिक बात बोलने वाले हैं, इनफैक्ट एक एक्सेप्शनल बात बोलने वाले हैं और आपको भी अजीब लगेगी कि सर अभी तक जितनी बात आपने बताई थी ये तो बिल्कुल उसके विपरीत है। हाँ, कुछ ऐसा ही कहने जा रहे हैं। आपने अभी तक मुझसे ये सीखा कि जिस भी प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं वो टैक्सेबल होता है, एसेस होता है इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में। यानी अगर मेरी इनकम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है, अगर मैंने इनकम अर्न किया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो ये इनकम एसेस कब होगी? 24-25 में। लेकिन अब 5 केसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इनकम टैक्स में दिए हुए हैं कि इन 5 केसेस में जिस साल आप इनकम कमाएंगे उसी साल वो टैक्सेबल भी होगी, उसकी असेसमेंट उसी साल करके उसी साल उस पर टैक्स पे करके खत्म करना पड़ेगा। अब ये कौन से 5 केसेस हैं और ऐसा क्यों कर रही है सरकार? एक्चुअली ये 5 केसेस ऐसे हैं जहां पे सरकार को डर है कि अगर हम साल बीतने देंगे तो ये बंदा जिसने इनकम कमाई है वो ट्रेसेबल ही ना हो सकता है हम इसको पकड़ ही ना पाए, हाथ से ही निकल जाए। तो एक काम करते हैं, इसने अभी अभी इनकम कमाया है, पकड़ते हैं इसको और धड़ से टैक्स ले लेते हैं इससे, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको पकड़ ही ना पाए, ट्रेस ही ना कर पाए। तो आज की क्लास में आप वो यूनिक 5 केसेस देखेंगे जहां पर इनकम टैक्स कहता है कि आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम है। आपने 23-24 में कमाया तो 23-24 में ही आप इनकम एसेस कीजिए और वहीं पे टैक्स दीजिए। फॉर सर्टेन इनकम योर प्रीवियस ईयर एंड योर असेसमेंट ईयर वुड बी सेम। द प्रीवियस ईयर के बाद वाला ईयर ही हमेशा जनरली असेसमेंट ईयर होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। देखते हैं सरकार कहां कहां पे डर जा रही है और तुरंत टैक्स लेने के मूड में है। राइट, आइए, लेकिन एक बार मैं अपनी बात को आपको फिर से समझाने की कोशिश करूं कि मैंने आपको क्या बताया यहां पे। मैंने आपको बताया कि अगर आप 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 इसके बीच में आपने इनकम जनरेट की है, इनकम जनरेट की, तो इस ईयर की इनकम जो जनरेट हुई है वो कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम होगी? ये प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम होगी। अगर आपने इसके बीच में कहीं भी इनकम जनरेट की तो वो प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम होगी। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसका असेसमेंट ईयर होगा 24-25। लेकिन इसके विपरीत अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं कि 5 इनकम ऐसी है, 5 इनकम ऐसी है 1/4/23, 31 मार्च 24, 5 इनकम, ठीक है। अगर आपने वो इनकम को इस पीरियड में जनरेट किया है तो आपका प्रीवियस ईयर तो 23-24 होगा ही, लेकिन इन इनकम के रिस्पेक्ट में आपका असेसमेंट ईयर भी 23-24 ही होगा। इसी साल ही आपको इनकम असेस करके टैक्स भी देना होगा। ये एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ 5 केसेस ऐसे होते हैं। थ्योरेटिकली बस आपको पढ़ना है, इसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपको नहीं देखना है, बस थ्योरेटिकली जान लेना है, ठीक है। चाहूँ तो मैं ये 5 जो इनकम है बस उसके नाम आपको रटवा सकता हूँ एग्जाम के लिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन आप जानते हैं ना, मैं अगर इनकम बताऊंगा तो वो कौन सी इनकम है, क्यों सरकार ऐसा कर रही है, थोड़ा सा मुझे बताने का मन करेगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। अदरवाइज फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस दिस इज ओनली अ थ्योरेटिकल प्रोविजन कि आप बस ये जान ले वो कौन सी 5 इनकम है जिसपे इमीडिएट टैक्स लगता है। आइए देखिए, when income of previous year is not taxable in the immediately following assessment year, previous year की इनकम immediately following assessment year में टैक्सेबल नहीं होती है। मतलब अभी आगे बताएगा कि कब टैक्सेबल होगी, सेम असेसमेंट ईयर में, जो प्रीवियस ईयर है उसी में असेसमेंट ईयर में। The rule that the income of the previous year is assessable as the income of immediately following assessment year has the following exception। exception का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब हिंदी में अपवाद या उपवाद क्या बोलते हैं, आई डू नॉट नो, हिंदी थोड़ी मेरी कमजोर भी है। एक्सेप्शन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अगेंस्ट अ गिवन रूल। कोई एक रूल है, कोई एक नियम है, अगर उसके अगेंस्ट कोई बात है तो उसको एक्सेप्शन कहते हैं। तो नॉर्मल तो क्या है कि जो भी प्रीवियस ईयर की इनकम है वो इमीडिएटली फॉलोइंग, उसके बाद वाला जो फॉलोइंग असेसमेंट ईयर है वहां टैक्सेबल होगी। लेकिन यहां पे ये एक्सेप्शन है। नंबर 1,
इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग, एक नॉन रेजिडेंट की अगर शिपिंग की इनकम आती है, ये क्या कह रहा है, मैं समझाता हूं। ये क्या बना रहा हूं मैं, इंडिया, ठीक है। अब एक नॉन रेजिडेंट शिप है, ये देखिए, ये विदेश से एक शिप आ रही है, ठीक है, एक नॉन रेजिडेंट की शिप है, ये इंडिया आई, ठीक है, और यहाँ से फिर ये किसी दूसरे कंट्री में जा रही है, ये यहाँ पहुँच रही है। एक्चुअली यहाँ पे ये कुछ माल यहाँ पे लोडेड था, कुछ गुड्स यहाँ पे लोडेड था, ठीक है। जब वो यहाँ पे आई, इंडिया में आई, तो कुछ गुड्स यहाँ पे और लोड कर दिए गए। अब ये सारे गुड्स यहाँ पे अनलोड होंगे, यहाँ पे उतरेंगे इस कंट्री में। ये एक नॉन रेजिडेंट शिप थी। जब इंडिया से कुछ माल इसमें यहाँ पे चढ़ाया गया, ये माल यहाँ पे इंडिया में चढ़ाया गया, तो इस शिप को यहाँ पे भाड़ा भी मिला। ये एक नॉन रेजिडेंट शिप है, इंडिया की शिप नहीं है, ये विदेशी शिप है, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे इंडिया में भाड़ा मिला। अब एक बात बताइए, ये जो इंडिया में भाड़ा मिला, इस इनकम पे, इस शिप को कहाँ पे टैक्स देना है, इंडिया में ही देना है। क्योंकि अगर आप नॉन रेजिडेंट भी हो तो इंडिया से जो कमाए उस पर इंडिया में टैक्स देना है। देखिए, भाड़ा तो यहाँ पे भी मिला था, लेकिन ये जो माल था, ये जो माल चढ़ा यहाँ पे, इसका भी तो भाड़ा मिला होगा यहाँ तक पहुंचाने का, लेकिन इस भाड़े को कहां पे मिला, फॉरेन में ही मिला था, तो उससे मतलब नहीं है, वो फॉरेन इनकम है, ये नॉन रेजिडेंट है। तो अगर कोई विदेशी हमारे देश से, नॉन रेजिडेंट कोई हमारे देश से पैसा कमाएगा ना, तो हमारे देश में ही टैक्स देगा। अब हमारी सरकार यहां पे क्या घबरा रही है, कह रही है एक नॉन रेजिडेंसी पाई, माल ढोई इंडिया से, कुछ कमाई, भाड़ा वाड़ा कमाई, लेकिन अब ये सिर्फ दोबारा पता नहीं कभी इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी, और न जाने ऐसी कितनी सारी सिर्फ आती रहती हैं। हम क्या हिसाब लिख लिख के नोट कर करके रखे रहेंगे, अगले साल इससे लेना है, अगले साल टैक्स लेना है। अरे ये सब पॉसिबल नहीं है। सरकार का कहना है ये हमारे लिए फिजिबल नहीं हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, इस नॉन रेजिडेंट शिप को क्या बोलते हैं, चलो अपनी शिप यहीं पे रोको, पहले जितना भाड़ा मिला उसका टैक्स जमा करो, अब फिर शिप निकलने देंगे। यही होता है, ये शिप वाले को यहीं पे रोक लिया जाता है इसको शिप को यहीं पे रोक लिया जाता है, जितना भाड़ा मिला है पहले उसका टैक्स जमा करो, टैक्स जमा करोगे उसकी रसीद जो मिलेगी अब लेके तुम बाहर निकलो, नहीं तो शिप जाने ही नहीं देंगे। तो दिस इज व्हाट द प्रोविजन हैज बीन मेड इन इनकम टैक्स। और आपको भी समझ में आ गया कि क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि ये शिप दोबारा आएगी कि नहीं, और ऐसी न जाने कितनी शिप आ रही है, कहां कहां किस किस देश में जा जाके पकड़ेंगे, टैक्स वसूलेंगे, पॉसिबल नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। आइए दूसरा पढ़ते हैं। इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए क्या मतलब इसका। देखिए, ये पिंक वाली लाइन एक ईयर है, ठीक है, और ये येलो वाली लाइन एक दूसरा ईयर है। हम पिंक वाली ईयर में जितना कमाते हैं वो येलो वाली ईयर में टैक्स पे करते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन एक बंदा क्या कर रहा है मैं आपको बताऊं, वो यहां पे इंडिया छोड़ के जा रहा है, बस इतने दिन इनकम कमाया है, पिंक वाले में जो ब्लैक पोर्शन है बस वो उतना ही, और यहीं पे इंडिया छोड़ के जा रहा है। ये देखिए फ्लाइट पकड़ ली उसने, ठीक है, अब ये फ्लाइट से जूम उड़ गया, अब ये जा रहा है इंडिया छोड़ के। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अब ये इंडिया छोड़ के जा रहा है यहाँ पे, तो ऐसे केस में हमारी इंडियन गवर्नमेंट डरती है, कोई लंबे समय के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है या फिर परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि इतने दिन जो इंडिया में कमाए थे इसका टैक्स वैक्स कौन देगा, पता नहीं, तुमको अगले साल हम पकड़ने क्या तुम्हारे देश में आएंगे, कोई सिंगापुर भाग रहा है, कोई स्विट्जरलैंड भाग रहा है, हमारे देश से न जाने कितने सारे लोग परमानेंटली इंडिया छोड़ रहे हैं, तो उनसे हम हिसाब किताब करने के बाहर आएंगे। हमारी सरकार कह रही है कि एक काम करो, इसका जितना टैक्स बना यहीं पे इसी प्रीवियस ईयर में तुम उसका टैक्स दो और फिर निकलो, नहीं तो जाने नहीं देंगे, राइट। अब आपके दिमाग में जब ये सब बोलते हैं ना, तो पता है लोगों के दिमाग में क्या आता है, सर क्या बात कर रहे हैं आप, न जाने हमारे देश से कितने लोग, विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, इतने सारे लोग, तो गवर्नमेंट पकड़ी नहीं थी क्या। देखिए मेरा काम ना आपको कानून पढ़ाना है बेटा, कानून का पालन हमारे देश में कितना हो रहा है ना, ये पढ़ाना नहीं है, ठीक है, बात करेंगे। लेकिन आप भी ये बात समझते हो कि कंप्लायंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी टॉट, व्हाट इज लॉ दैट आई कैन टीच यू। हमारे देश में कानून है,
कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते हो, लेकिन आए दिन मर्डर हो रहे हैं। ठीक है, कानून पढ़ा रहा हूं आपको, और कानून यही कहता है कि अगर आपने लंबे समय के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो इनफैक्ट जितना आप पैसा अभी अभी इस साल कमाए हो ना, अभी तुरंत इसका टैक्स दो, तब जाने देंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अब ये छोटे ड्यूरेशन के लिए जो हम बॉडी बना लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था जब बीओआई समझा रहे थे कि आपने होली के समय एक रिटेल काउंटर लगाया रंग और पिचकारियों का, ठीक है, हम आप मिलके ही लगाए थे वो रिटेल काउंटर, ठीक है, 10 दिन वो दुकान चली, बीओआई 10 दिन की बनाए, बीओआई भी वाइंड अप कर दिए, बंद कर दिए बीओआई, ठीक है। अब अगले साल तो उसका टैक्स देना था, तो सरकार मेरे पास आई, कही कि राज अग्रवाल वो जो बीओआई था उसका टैक्स दो। हम कहे राज अग्रवाल क्यों देगा, वो भी था बीओआई में, उसको पकड़ो। तुम्हारे पास गया तो तुम बोल रहे हो राज अग्रवाल को पकड़ो, राज अग्रवाल कह रहा है उसको पकड़ो। सरकार के लिए नाटक समझ रखे हो क्या? हम इधर उधर कूदते रहेंगे टैक्स लेने के लिए? अब तुम लोग अगर छोटे ड्यूरेशन की बॉडी बनाओगे ना, तो बॉडी बाद में बंद करना, पहले मेरा टैक्स दो। यानी जिस साल हम होली में 10 दिन का काउंटर लगाए तो सरकार कह रही है अभी बीओआई चलती रहेगी, पहले मेरा टैक्स लाओ, पहले मेरा टैक्स लाओ, उसके बाद बंद करना। बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। अगले साल तुम लोग कहोगे 10 दिन का धंधा किए थे पिछले साल, उसको पकड़ो इसको पकड़ो, हम क्या नाचते रहेंगे क्या इधर उधर टैक्स के लिए? दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज मेंट हियर, कि अगर छोटे ड्यूरेशन की बॉडी है, गवर्नमेंट में आस्क यू टू पे टैक्सेस इमीडिएटली। नेक्स्ट, इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू एलिनिएट हिज एसेट विद अ व्यू टू अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। एलिनिएट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर टू अदर कंट्री, ट्रांसफर टू अदर कंट्री। पता है मेरे पास ढेरों ब्लैक मनी हो गई है, राइट। अब हम चाहते हैं, ब्लैक मनी क्या होता है पहले तो आपको यह बताना होगा ब्लैक मनी क्या होता है। वो पैसा जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया है उसे कहा जाता है ब्लैक मनी। मैं बड़ी इज्जत से कमा रहा हूं पैसा, ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाता हूं, उसकी मुझे फीस आती है, लेकिन अगर मैं उस फीस पे टैक्स नहीं देता हूं तो पता है वो क्या कहलाएगी? ब्लैक मनी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मान लेते हैं, मुझे साल भर में 5 करोड़ रुपए आते हैं बच्चों से, जिसमें से 2 करोड़ रुपए पे मैं टैक्स देता हूं, 2 करोड़ रुपए सरकार को बताता हूं कि आया है, तो 2 करोड़ रुपए मेरी व्हाइट मनी है, और 3 करोड़ रुपए मैं सरकार को बताता ही नहीं। अब कैसे नहीं बताता ये सब अभी आप छोड़ दीजिए, मैं 3 करोड़ रुपए सरकार को बताता ही नहीं हूं कि मुझे रिसिप्ट आई है, तो वो 3 करोड़ रुपए मेरी ब्लैक मनी हो जाती है, ठीक है। अगर किसी इंसान के पास ह्यूज ब्लैक मनी एक्यूमुलेट हो गई है और उसे डर लगने लग जाता है कि कहीं भारत सरकार पकड़ ना ले, बहुत प्रॉपर्टी हो गई है, बहुत सारा पैसा हो गया है, इस पर टैक्स नहीं दिए, कहीं सरकार की नजर ना पड़ जाए मेरे ऊपर, और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी एसेट्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को विदेश में शिफ्ट करने की। कैसे शिफ्ट करेंगे? मेरे पास एक मुंबई में फ्लैट था, मैंने उसको बेचा और धीरे से सिंगापुर में एक फ्लैट खरीद लिया। फिर मेरे पास 2 कोलकाता में फ्लैट थे, मैंने खड़ाक से उन 2 फ्लैट को बेचा, जितना पैसा आया उससे तुरंत एक सिंगापुर में और प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है। मेरा कई सारा बैंक अकाउंट था, मैंने एक अकाउंट धीरे से इंडिया में बंद किया, एक सिंगापुर में एक बैंक अकाउंट खोला, उसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया। पता है मैं क्या प्लान कर रहा हूँ? धीरे धीरे अपना प्रॉपर्टी यहाँ बेच रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ के खाते बंद कर रहा हूँ और वो पैसा शिफ्ट करते जा रहा हूँ सिंगापुर के बैंक अकाउंट में। एक साथ क्यों नहीं कर रहा हूँ? अगर एक ही दिन सारी प्रॉपर्टी बेचने लग जाएंगे ना, समझ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं से सारी डिपार्टमेंट्स को खबर लग जाएगी कि आदमी भागने के चक्कर में है। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। मेरा इरादा क्या है? एक दिन रातों रात सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, एक दिन रातों रात भाग जाएंगे, बस फ्लाइट पकड़ेंगे, निकल जाएंगे, काम खत्म। तो इंडिया में जितना अब भारत सरकार पकड़ नहीं पाएगी फिर हमको, हम तो निकल गए भारत सरकार के कब्जे से अब, ठीक है। तो दिस इज व्हाट माय प्लान इज। गवर्नमेंट कह रही है अगर हमको ऐसा महसूस हुआ, हो सकता है तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुमको ऐसे ही सिंगापुर में प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तुम भागने के फिराक में नहीं हो, लेकिन सरकार कह रही है अगर मुझे समझ में आ गया कि तुम भागने के फिराक में हो, तो जितना अभी कमाए हो, इस साल कमाए, उसका भी टैक्स अभी वसूलेंगे, ठीक है। तो इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर योर एसेट्स, यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर योर प्रॉपर्टीज टू सम अदर कंट्री, गवर्नमेंट में आस्क यू कि यही प्रीवियस ईयर आपका असेसमेंट ईयर भी है इस इनकम के लिए, और टैक्स पे कीजिए। इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर धंधा बंद कर रहे हो आप, तो सरकार इस केस में भी आपसे कह सकती है कि इस साल आपने धंधा बंद किया, इस साल का टैक्स इसी साल दो, ठीक है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा कहा जाए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, यू मे आस्क यू, अदरवाइज ठीक है आप डिसकंटिन्यू किया, आप अगले साल पे कर दोगे टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट आपका ये प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर भी बोल सकती है, ये कानून में लिखा हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपके ऊपर ये कानून अप्लाई करेगी नहीं करेगी ये इममटेरियल बात है। जैसे शिपिंग में तो एक्टिवली करती है शिपिंग बिजनेस, नॉन रेजिडेंट की शिप आती है, शिप ही रोक देती है, कहती है पहले टैक्स दो, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि दीज आर द 5 इनकम्स ऑन विच टैक्सेस इज टू बी पेड इन द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड,
आइए आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। इन दीज केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर मे बी टैक्स्ड एज द इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नॉर्मल असेसमेंट ईयर। बड़ी सुंदर लाइन है ये, और इसी सुंदर लाइन पे हम फिदा हैं और नमन करते हैं इनकम टैक्स को। सुनिए लाइन, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर मे बी टैक्स्ड एज द इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नॉर्मल असेसमेंट ईयर। क्या बोल रहा है? कह रहा है प्रीवियस ईयर 23-24 की नॉर्मल असेसमेंट ईयर क्या होगी? नॉर्मल असेसमेंट ईयर, इसकी नॉर्मल असेसमेंट ईयर होगी 24-25। इससे प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसका प्रीसीडिंग, नॉर्मल असेसमेंट ईयर का प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर 23-24। अब देखिए फिर से लाइन को पढ़ रहे हैं। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर मे बी टैक्स्ड एज इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स होगी असेसमेंट ईयर में, जो कि प्रीसीडिंग होगा नॉर्मल असेसमेंट ईयर के। प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होगी उस असेसमेंट ईयर में जो नॉर्मल असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग होगा, यानी टैक्सेबल यहां होगी। इसका नॉर्मल असेसमेंट ईयर ये है, लेकिन इस नॉर्मल असेसमेंट ईयर का प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी, लेकिन यानी यहां टैक्सेबल होगी। इतना कानून बतियाता है ना ये इनकम टैक्स, क्या ये सीधे सीधे नहीं बोल सकता है जो प्रीवियस ईयर होगा वही असेसमेंट ईयर होगा? PY 23-24 वही AY 23-24 है। अगर इतना सीधा बोल देता ना इनकम टैक्स, तो लगता है उसकी इज्जत कम हो जाती। हम इसको इज्जत नहीं देते, तो ये अपनी इज्जत बढ़ा रहा है। करा ऐसा बोलेंगे कि तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा और तुमको राज सर की जरूरत पड़ेगी, राज सर ही समझाएंगे तुमको, राइट। तो आई होप लेकिन आप सभी को अब ये समझ में आ गया। तो देखिए इनकम टैक्स ऐसे ही अपनी इज्जत नहीं बनाया है, बोलता है हम कॉम्प्लेक्स सबसे डिफिकल्ट लॉ है इंडिया के, ठीक है। These exceptions have been incorporated in order to ensure smooth collection of income tax from the aforesaid taxpayer। ये क्यों किया गया है? ये एक्सेप्शन इसलिए लाया गया है ताकि स्मूथ कलेक्शन हो सके इनकम टैक्स का फ्रॉम द aforesaid taxpayer, इन सभी 5 लोगों से, who may not be traceable if the tax assessment procedure is postponed। ये लोग हो सकता है ट्रेसेबल ही ना हो, पकड़े ही ना जाएं अगर असेसमेंट को हम पोस्टपोन कर दिए अगले साल तक के लिए, ठीक है, टिल द कमेंसमेंट ऑफ नॉर्मल असेसमेंट। कि नॉर्मल असेसमेंट तक अगर हम पोस्टपोन कर दिए कि नॉर्मल असेसमेंट के समय आप टैक्स दोगे, तो हो सकता है ये ट्रेसेबल ही ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। तो ये छोटा सा प्रोविजन था इनकम टैक्स का। आई होप आपको मजा आया होगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे।